ठीक है। बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर करो, ठीक है, घर में काम हो रहा है। तो देखो एक क्या क्या बोल रहे थे हम लोग, एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो एक प्रोग्राम देखते हैं इसका, इंट मेन, उसके बाद क्या एक बनाते हैं पॉइंटर एरे, पीए लिया, साइज लिया हम लोगों ने 3, ओके, 3 साइज का एक पॉइंटर एरे बनाया, एरे ऑफ पॉइंटर बनाया। उसके बाद क्या क्या, आई ए इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया 5, बी इज इक्वल टू लिया 10 एंड सी इज इक्वल टू लिया 50, ठीक। अब ये 0 पोजीशन पे हम लोग डालते हैं %a, ओके। p अगर पॉइंटर तुम्हें अच्छे से समझ में आया तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों %a डाल रहे हैं, %p और pa3 में, सॉरी pa2 में हम लोग डालेंगे %c, ओके। अब देखो एक लूप चलाते हैं, फॉर I is equal to 0, I less than 3, I plus plus, उसके बाद PA is equal to %P/T सॉरी स्टार PA वैल्यू के लिए डीरेफरेंस कर रहे हैं, %T equal to %T/n I और PA, ओके। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या देता है। देखो ये क्या दिया आउटपुट में कि जो पहला पोजीशन पे 0 था उसके लिए मतलब PAI तुम्हारा एड्रेस दे रहा है, ठीक है, और उसको अगर हम लोग डीरेफरेंस करेंगे तो जो वैल्यू स्टोर किया था वो दिया, ठीक है। और इधर हम लोग %A %B %C क्यों लिखा, क्योंकि ये PA0 ये तो पॉइंटर है ना, पॉइंटर क्या करता है, स्टोर करता है एक एड्रेस को। अगर हम लोग A का एड्रेस PA0 में स्टोर कर लिया तो अगर PA0 को डीरेफरेंस करेंगे तो A का एड्रेस में कौन सा वैल्यू स्टोर है वो हम लोगों को मिल जाएगा। ऐसे PA1 में B का एड्रेस स्टोर किया, उसके बाद अगर हम लोग PA1 को डीरेफरेंस करेंगे, इसे इधर वही किया, हर एक एलिमेंट को PA1 PA0 और PA2 को मतलब डीरेफरेंस करके वैल्यू निकल रहा है। अगर PA1 में हम लोग B का एड्रेस स्टोर करेंगे, उसके बाद PA1 को अगर डीरेफरेंस करेंगे तो B पोजीशन B के एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है 10 स्टोर है वो हम लोग को मिल जाएगा। ऐसे C का एड्रेस तुम्हारा PA2 में स्टोर किया और उसके बाद PA2 को अगर हम लोग डीरेफरेंस करेंगे तो C में क्या वैल्यू था वो हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है या ना? हाँ भैया, ठीक है, इधर क्यू एम्परसेंड साइन इसका क्लियर है ना? हाँ भैया, एड्रेस एलोकेट करनी, एड्रेस एलोकेट करने उसके बाद ये पॉइंटर को हम लोग एक एक करके डीरेफरेंस करके उस पे जो वैल्यू स्टोर था वो निकल लिया, ठीक है। इस लाइन पे देखो इधर डीरेफरेंस किया और इस लाइन पे हम लोग एड्रेस निकाला। क्लियर? अब देखो ये हो गया तुम्हारा एरे और पॉइंटर का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाटा स्ट्रक्चर में बहुत कम में आता है, हर एक जगह पे कम में आता है, वो है तुम्हारा हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन किया था, हाँ भैया, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने जो किया, जितना भी मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया अभी तक, जितना भी मेमोरी हम लोग एलोकेट किया वो सब था तुम्हारा स्टैटिक मेमोरी, ठीक है। हम लोग जितना भी मेमोरी एलोकेशन अभी तक किया वो सब था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब क्या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन? स्टैटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है, बोलो वो वेरी नहीं करेगी शायद। हाँ, स्टैटिक मेमोरी का मतलब जो है कि अगर हम लोग एक बार मेमोरी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद वी कुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर हम लोगों ने एक बार मेमोरी डिक्लेयर कर दिया, उसका साइज अगर हम लोगों ने एक बार बोल दिया कि इतना ही मेमोरी लेना है तुझे कोई भी वेरिएबल को, उसके बाद एग्जीक्यूशन के टाइम में अगर हमारे मन में ख्याल है कि नहीं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तब हम लोग वो काम स्टैटिक मेमोरी में कर नहीं सकते। क्लियर? We cannot do this in static memory. Okay. So हाँ भैया। क्या हुआ कि और बहुत सारा प्रोग्राम ऐसे होता है, आगे जाके ऐसे प्रोग्राम तुम लोगों को मिलेगा कि तुम एक एरे बनाए हो, सोचो कि एक एरे बना रहे हो जिसमें तुम्हारा 5 एलिमेंट तुम स्टोर किए हो कि 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, 5 एलिमेंट स्टोर किए। उसके बाद तुम कुछ देर बाद एग्जीक्यूशन के टाइम पे तुम सोच रहे नहीं इसमें हम लोग 10 एलिमेंट स्टोर करेंगे, तब तो ये तो तुम्हारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, इसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते। ये एक प्रॉब्लम हुआ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर सोच लो कि तुम 4 एलिमेंट रखोगे, ठीक है, 4 एलिमेंट रखोगे तब भी तुम इसमें कुछ काम नहीं कर सकते, तुमको 5 एलिमेंट रखना क्योंकि स्टैटिक है, डिक्रीज भी कर नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। तो इसके प्रॉब्लम से अगर हम लोगों को निकलना है तो दो तरीका है। एक तरीका क्या, एक तरीका तुम्हारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, उसमें हम लोग बाद में आ रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि तुम एक बहुत बड़ा साइज का एरे बना लो, 200 साइज का एक एरे बना लो। इसमें अगर ये बना लो बहुत बड़ा साइज का या 1000 साइज का एरे बना लो कि तुमको कितना एलिमेंट स्टोर करना है तुमको पता नहीं, इसीलिए तुम लोग 1000 या 3000 साइज का एरे बना दिया, ओके, तब काम चल सकता है। लेकिन इसमें भी दो दिक्कत है। क्या दिक्कत? एक तो अगर सोचो कि तुम 1000 साइज का एक एरे बना के उसमें बस 100 ही एलिमेंट पुट किया, उसके बाद जो 900 स्पेस था, जो 4 बाइट करके इंटीजर एरे बनाया 1000 साइज का जिसमें बस 100 एलिमेंट है और 900 इंटीजर बाइट, 900 जो 4 बाइट करके जो था, वो मेमोरी तुम्हारा वेस्ट हो गया ना, ये वेस्ट हो गया ना, क्योंकि तुम स्टोर किया 1000 साइज का एक एरे बनाया, उसके बाद स्टोर किया 100 एलिमेंट और बाकी 900 एलिमेंट का जो तुम्हारा एड्रेस था, तुम्हारे पास जो मेमोरी था, वो तो तुम्हारा वेस्ट हो गया ना, हाँ या ना? हाँ भैया। तो बेकार में प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, बेकार में प्रोग्राम का रन टाइम बढ़ेगा, ये दिक्कत होगा इसमें। और दूसरा क्या है दिक्कत है कि सोचो कि 1000 साइज का एक एरे बनाया और तुमको बोला कि एक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे का मार्क्स एंड जितने भी टीचर है और सबका सैलरी इंक्लूड करो। सोच लो किट का, स्कूल का तो नहीं होगा, किट का, तो तब तुम्हारे पास ये 1000 कम हो जाएगा ना। तुम सोचो कि 1000 बहुत बड़ा नंबर है, कभी फील नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास ऐसा केस आ गया तब तुम्हारा तो 1000 कम हो जाएगा ना। एक यूनिवर्सिटी का जितना भी बच्चा है, एक यूनिवर्सिटी तो मिनिमम तुम्हारा 4000 5000 बच्चे होते हैं, तो अगर तुमको बोला कि तब तुम्हारा 1000 मेमोरी जो एलोकेट किया वो तुम्हारा कम पड़ जाएगा, उसको तुम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि तुम डायनेमिकली एलोकेट कर दिए हो, सॉरी स्टैटिकली एलोकेट कर दिए हो, तो बढ़ा नहीं सकते। ये दो दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अच्छा वे नहीं है, इसमें ये दिक्कत, एक तो तुम्हारा मेमोरी वेस्ट का चांस रहता है, दूसरा तुम्हारा मेमोरी कम पड़ने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, इसीलिए हम लोग ले आया कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इसलिए हम लोगों ने लिया है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब क्या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेमोरी होता है तुम्हारा डायनामिकली एलोकेटेड होता है, मतलब तुम उसे चेंज कर सकते हो, तुम उसे कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये जो मेमोरी होता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ द एलोकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके, मतलब जब एग्जीक्यूशन होता है तब एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम लोग ये मेमोरी एलोकेट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं तुम्हारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ओके। और क्या, the allocation and release of this type of memory space एक चीज के हेल्प से होता है, मतलब ये एलोकेशन करना और इस टाइप का मेमोरी स्पेस को रिलीज करना, ये मेमोरी स्पेस काम पे लगाना,
ये एक इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से होता है, जिसके अंदर इसका प्रोटोटाइप रहता है। मतलब वो क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल में, कि सी प्रोग्राम में हेडर फाइल में हम लोग क्या लिखते हैं, include stdio.h, ऐसे हम लोग इधर क्या लिखते हैं कि stdlib। हाँ, अगर हम लोग स्टैटिक डायनामिकली मेमोरी एक्सेस करेंगे तो जो कैलोक मैलोक यूज करेंगे उसका जो बिल्ट इन टाइप है वो std, ये प्रोटोटाइप के अंदर रहता है stdlib.h। ओके क्लियर? मतलब जब भी हम लोग डायनामिकली मेमोरी यूज करेंगे ये हेडर फाइल लिख लेंगे, और इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं, इतना जान के कोई फायदा नहीं, हम लोग को मास्टर करना नहीं है सीधा, ठीक है। जब भी हम लोग नॉर्मल सी प्रोग्राम करते हैं तब ये लिखते हैं, जब कोई मैथ फंक्शन को कॉल करते हैं तो math.h लिखते हैं, math.h लिखते हैं। ऐसे हम लोग अगर डायनेमिक मेमोरी को लेके काम कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे include stdlib.h। ओके हम भैया भैया जैसे कभी कभार बिना मैथ लिखे भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसमें तुम मैथ फंक्शन का कॉल नहीं करते हो, इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता है। प्रॉपर मैथ फंक्शन का कॉल करोगे, सी में मैथ फंक्शन क्या क्या होता है पता है, मेरे को याद नहीं है अभी। सी का मैथ फंक्शन देख लो, वो है सी मैथ फंक्शन math.h फंक्शन, देख लो क्या क्या होता है। ये सब होता है फंक्शन, डबल डबल ए कॉस डबल ए साइन, अगर ये सब कॉल करोगे तो तुम्हें मैथ कॉल करना ही पड़ेगा। डबल लॉग 10, डबल स्क्वायर, डबल, ये सब कॉल करोगे, ये प्रॉपर मैथ फंक्शन होता है। अगर ये सब तुम कॉल करोगे सी के अंदर तो math.h तुमको यूज करना ही है, ठीक है। इतना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है सी के अंदर, देख कितना कितना होता है, देखा इतना होता है। हम लोग बात कर रहे थे इसके, ये देखो डायनामिकली मेमोरी जब हम लोग एलोकेट करते हैं तो STLY का यूज करते हैं, ठीक है। जो भी है तो प्रॉपर मैथ फंक्शन अगर तुम यूज करोगे तब तुमको कॉल करना ही होगा, नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। अब देखो कि हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, जब हम लोग फंक्शन एलोकेट करते हैं तुम्हारा डायनामिकली तो ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है, हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम लोग को मेमोरी चाहिए तब ये देता है, जब नहीं चाहिए तब ये डिलीट कर देता है मेमोरी को, ठीक है। क्योंकि डिलीट, इसीलिए इसको हम लोग, सोचो अभी हम लोगों ने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके रख दिया क्योंकि, और अभी यूज नहीं किया, वो मेमोरी रिलीज कर देगा। उसके बाद कभी कुछ लाइन लिखने के बाद हम लोग को इच्छा हुआ कि हम लोग डायनामिकली मेमोरी यूज करेंगे, तब हम लोग फिर से उसको कॉल कर पाएंगे, ठीक है। यही होता है तुम्हारा डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन का एक एडवांटेज, ओके। तो पॉइंटर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायनामिकली मेमोरी में एलोकेशन, डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है उसको हम लोग ओनली पॉइंटर की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं है तो तुम्हें डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी मतलब जो मैलोक, कैलोक, डीएलोक, फ्री, ये सब चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है तभी ये तुमको समझ में आएगा, नहीं क्लियर है तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंटर से ही ये होता है, ठीक। तो हम लोग का जो पहला मेथड है वो है तुम्हारा मैलोक, MALLOC, मैलोक, ठीक है। इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है कि void malloc साइज t और साइज, ठीक। void malloc साइज t और साइज, स्पेस है, ठीक है। मतलब कैसे होता है ऐसे, malloc साइज t एंड साइज, ओके। ये इसका होता है तुम्हारा डिक्लेरेशन, ओके। तो ये फंक्शन मतलब दिस फंक्शन मैलोक फंक्शन यूज होता है तुम्हारा मेमोरी को एलोकेट करने में डायनेमिकली, ओके। तो देखो इधर जो साइज है, ये जो साइज है ये क्या काम करता है, ये काम करता है तुम्हारा कितना, मतलब कितना साइज तुमको एलोकेट करना है, कितना बाइट ऑफ साइज तुमको एलोकेट करना है वो, ठीक है। और साइज टी क्या करता है, साइज टी करता है तुम्हारा जो stdlib.h
को एज ए अनसाइंड इन यूज करने में ये यूज होता है, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए ये यूज होता है साइज स्ट्रिंग। ओके, ये malloc क्या करता है, malloc पॉइंटर जो malloc रिटर्न्स अ पॉइंटर, ठीक है, जो क्या करता है, जो तुम्हारा फर्स्ट बाइट जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया, सोच लो 5, इसका जो फर्स्ट बाइट है उसको ये पॉइंट करेगा, ठीक है। तो साइज क्या करता है, कितना साइज का करना है, वो ये क्या करता है, stdlib के साथ काम करता है। और दूसरा malloc क्या करता है कि जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड हम लोगों ने किया उसका जो फर्स्ट बाइट है उसमें पॉइंट करने का काम, क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर की तरह malloc के सामने देखो एस्टेरिस्क साइन लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब तक इसको हम लोग कोई डिक्लेयर नहीं करेंगे इंटीजर या फ्लोट, malloc ऑलवेज रिटर्न्स अब void टाइप। ओके, और void टाइप रिटर्न करता है, और इसीलिए इसको हम लोग इजीली टाइप कास्ट कर सकते हैं, मतलब इंटीजर करना चाहे तो इंटीजर कर सकते हैं, फ्लोट करना चाहे तो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो डिक्लेरेशन है वो ऐसा हुआ कि ptr नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, डाटा टाइप, ओके, उसके बाद malloc, उसके बाद तुम्हारा स्पेसिफाइड साइज, ठीक, ये हुआ, ठीक है, स्पेसिफाइड साइज। तो एक पॉइंटर जिसमें पहले हम लोग, अब देखो एक एक करके देखते हैं। पीटीआर क्या है, पीटीआर तुम्हारा एक पॉइंटर है, मतलब एक पॉइंटर टाइप का डाटा टाइप है, पॉइंटर डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर, ठीक है, एक पॉइंटर है, ठीक है। एंड स्पेसिफाइड साइज, ये जो स्पेसिफाइड साइज हम लोगों ने लिखा, ये क्या करता है, साइज जितना साइज चाहिए एलोकेट करने के लिए वो बाइट में एलोकेट करता है, रिजर्व करता है मेमोरी में जाके हीप में। और डाटा टाइप, ये डाटा टाइप एक्सप्रेशन क्या करता है, डाटा टाइप एक्सप्रेशन का काम क्या है, ये करता है तुम्हारा टाइप कास्ट, मतलब इंटीजर चाहे तो इंटीजर, फ्लोट चाहे तो फ्लोट, ठीक है। एंड malloc क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने टाइप कास्ट किया इंटीजर या फ्लोट, ये इसको malloc रिटर्न करता है। मतलब देख लेते कि सोच लो इंट ptr ये लिया हम लोगों ने पॉइंटर। अब देखो कि हाँ कह नहीं रहा, ptr, ठीक है, ptr इज इक्वल टू डाटा टाइप है, तो इन स्टार, ओके, इन स्टार, उसके बाद क्या, malloc, उसके बाद क्या, कितना साइज चाहिए, 12। मतलब ये क्या किया, ये किया, दिस allocates the 12 contiguous byte of memory space, okay, and the address of the first byte is stored in the pointer variable ptr, okay। मतलब एक बड़ा साइज का तुम्हारा मेमोरी स्पेस ये एलोकेट किया, और इसका जो पहला मेमोरी है, मतलब जिसमें पहला जो फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी है उसको पॉइंट कर रहा है पीटीआर। उसके बाद पॉइंटर अरिथमेटिक काम पे लगा कि ये बाकी एलिमेंट को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट होता है, पहला जो मेमोरी एलोकेशन होता है, जो पहला मेमोरी है उसमें पॉइंट करता है पीटीआर, और ये टोटल का काम क्या है, एक बड़ा साइज का मेमोरी डायनेमिकली हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, ओके, बड़ा साइज का मेमोरी हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। और देखो ये एलोकेटेड मेमोरी में हम लोग अगर कोई वैल्यू नहीं डालते, सोच लो कि इनिशियलाइज की नहीं किया, 1 रहना है, 2 रहना है, 3, ऐसे 12 वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये क्या करता है कि गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देता है, मतलब इसमें पहले से ही गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके दिस प्रोग्राम को और रीडेबल कर सकते हैं, मतलब और प्रॉफिटेबल एंड रीडेबल कर सकते हैं। देखो मतलब क्या कि अगर हम लोगों ने लिखा ptr इक्वल टू इन स्टार malloc, ठीक, उसके बाद 5 साइज ऑफ, ओके। देखो ये क्या हुआ, ये तुम्हारा मेमोरी स्पेस में 5 इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है, ओके। मतलब क्या, ये इंटीजर पहले देखो कि ये कौन सा टाइप का रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का, ptr पॉइंट कर रहा है पहला पोजीशन पे, और ये कितना साइज का है, 5 साइज का है,
और क्या क्या रिटर्न करेगा, कितना मेमोरी, एक एक बाइट, एक एक एलिमेंट देगा 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर टाइप है, ठीक है। मतलब दिस एलोकेट्स द मेमोरी स्पेस टू होल्ड 5 इंटीजर वैल्यूज, ओके। अगर सोच, ये हम लोगों ने क्या बोला कि हीप के अंदर ये स्टोर होता है, हीप के अंदर ये मेमोरी एलोकेट होता है। अगर सोच लो हीप में तुम्हारा सफिशिएंट वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखो, अगर हीप में तुम्हारा सफिशिएंट वैल्यू अगर नहीं रहा तो मैलोक क्या रिटर्न करेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो तुमको बोलना है कि मैलोक रिटर्न करेगा नाल। अगर हीप में सफिशिएंट वैल्यू नहीं रहा तो मैलोक नाल रिटर्न करता है, ओके, क्लियर, हाँ या ना? अभी तक जितना बोला क्लियर, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ, देखो अगर सोच लो मैंने जो बोला नॉन रिटर्न करता है, इसलिए हम लोग को एक चेक लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर सोच लो कि पीटीआर फ्लोट, एक फ्लोट ले रहा है, फ्लोट वैल्यू स्टोर करेंगे, फ्लोट मैलॉक, और क्या करेंगे 10 करेंगे, और साइज ऑफ क्या लिखेंगे, साइज, यही सबसे स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है, साइज ऑफ फ्लोट, ओके, क्लियर। 10 साइज का कर रहा है, 10 साइज का फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहा है, फ्लोट वैल्यू मेमोरी स्पेस में एलोकेट कर रहा है, और हम लोग एक कंडीशन इधर लगाएंगे, इफ हीप में मेमोरी स्टोर होता है, ये हीप में स्टोर होता है, हीप में स्टोर होता है, तो मैंने क्या बोला, अगर हीप में पोजीशन, मतलब हीप में तुम्हारा मेमोरी नहीं रहा, मतलब हीप में सफिशिएंट अवेलेबल मेमोरी नहीं है, तो ये नल रिटर्न करेगा। मतलब क्या, अगर इफ, इसीलिए हम लोग इधर एक चेक लगाएंगे, इफ ptr इज इक्वल टू नल होता है, इफ ptr इज इक्वल टू तुम्हारा नल होता है, तो हम लोग इधर लिख देंगे कि printf, एक स्टेटमेंट आउटपुट कर देंगे, printf sufficient memory is not available, sufficient memory is not available, sufficient memory is not available, clear। तो ये कंडीशन हम लोगों ने चेक लगा दिया, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा दूसरा मेमोरी हम लोग जब एलोकेट करते हैं, इंटीजर, वेरिएबल, एरे, तब उसमें कुछ नाम रहता है, ठीक है। डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी का कोई नाम नहीं रहता, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखो कि डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी हैज नो नेम एसोसिएटेड विद इट। मतलब डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी, डायनामिकली जब हम लोग मेमोरी एलोकेशन करते हैं तब उसका कोई नाम नहीं रहता, ओके। सो इट कैन, अगर किसी मेमोरी तुम एलोकेट किया और उसका नाम नहीं रहा, तो उसको हम लोग एक ही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि उसका एड्रेस से, और वो तरीका है तुम्हारा पॉइंटर। अगर नाम नहीं रहा तो उसको एक्सेस करने का एक तरीका है, एक ही तरीका है, वो है पॉइंटर। तो इसीलिए वी कैन ओनली एक्सेस डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी थ्रू पॉइंटर, ओके। तो और ये जो पीटीआर होता है, पीटीआर क्या करता है, पीटीआर करता है कि इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी, ओके। और उसके बाद जितना भी मेमोरी है उसको हम लोग सब्सिक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक के काम पे लगा के। वो जो बोला था ptr +1 ptr +2 करके, जो पॉइंटर अरिथमेटिक है, जो पहला एलिमेंट है वो ptr क्या करता है, जो 10 साइज का फ्लोट डिक्लेयर किया, इसका जो पहला एलिमेंट है उसमें ये पॉइंट करता है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग को एक्सेस करना है, पॉइंटर अरिथमेटिक की हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, क्लियर। जितना भी बोला वो क्लियर है, हाँ या ना? जितना भी बोला वो क्लियर है, हाँ या ना? भैया सी में हीप का मतलब यही तो हो गया, मतलब कहीं भी जा सकता है, बहुत बड़ी जगह पे। नहीं नहीं, हीप एक सीपीयू के अंदर होता है, हीप मेमोरी एक तुम्हारा एक मेमोरी होता है, स्टैक और हीप दो मेमोरी होता है, जिसमें हीप में बहुत सारा मेमोरी रहता है, ठीक है। हीप में कि तुम्हारा सफिशिएंट मेमोरी नॉट अवेलेबल, ये नेचुरली नहीं दिखाता है, ठीक है, बहुत मेमोरी स्टोर रहता है हीप में, ठीक है। तो अगर तुम्हें हीप मेमोरी में स्टोर करोगे तो तुम्हें कभी ये नहीं दिखाएगा कि सफिशिएंट मेमोरी नहीं, लेकिन हम लोग प्रोग्राम के जो करने के लिए एक सफिशिएंट वे, मतलब एक ठीक ठाक वे में करने के लिए हम लोग ये डिक्लेरेशन लगाते हैं, ठीक है। अगर हीप में मेमोरी नहीं रहा, ठीक है, क्लियर। हाँ भैया। हीप एक्चुअली एक डाटा स्ट्रक्चर, जाके पढ़ोगे उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में भी हीप पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। हीप नाम का एक डाटा स्ट्रक्चर भी होता है और हीप मेमोरी भी होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा सा इसका एक मेमोरी होता है, जिसमें
तुम डायनेमिकली मेमोरी तुम एलोकेट कर सकते हो चाहे जितना, ठीक है। इसको फ्री, और हीप को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा फ्री स्टोर भी बोल सकते हैं। हीप में बहुत सारा मेमोरी एक साथ रह सकता है। मैलोक, कैलोक, रीएलोक करके हम लोग हीप में स्टोर करते हैं, और हीप से मेमोरी हम लोग डीएलोकेटेड करते हैं फ्री के से। एक एक करके बोलेंगे सब। ये तो देखो, क्या क्या बताया आपने? एक हीप बताया और दूसरा क्या बताया था? एक मेमोरी स्टैक होता है, स्टैक मेमोरी। चलिए। हीप मेमोरी होता है, स्टैक मेमोरी होता है कि मेन के अंदर तुम लोग जितना भी फंक्शन डिक्लेयर करते हो, मतलब मेन इंक्लूडिंग मेन फंक्शन, मतलब स्टैक यूज होता है कि वेरिएबल स्टोर करने के लिए इनसाइड अ फंक्शन। इनसाइड अ फंक्शन हम लोग जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, मेमोरी हम लोग स्टोर करते हैं, वो होता है स्टैक, ठीक है। स्टैक में क्या होता है, स्टैक मतलब क्या चीज है कि एक ऐसे चीज है जिसमें एक एक करके चीज स्टोर होता है। सोच लो ये एक स्टैक है, ये एक स्टैक है, इसमें तुम स्टोर कर रहे हो पहले 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ठीक। ये तुम्हारा हो गया स्टैक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें लिफो लगता है। लिफो मतलब क्या, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर तुम स्टैक में मेमोरी स्टोर कर रहे हो तो सोच लो कि तुम्हारे पास एक बुक का स्टैक है, एक बुक का स्टैक है, ये एक बुक है, ये एक बुक है, ये करके इतना सारा बुक है। तो तुम ऐसे करके, तो एक स्टैक है, ऐसे स्टैक है, ठीक है। तुम ऐसे करके डायरेक्ट मिडिल वाला बुक तो नहीं निकल सकते हो ना, स्टैक बिखर जाएगा या गिर जाएगा या नहीं होगा, जगह छोटा होगा, मतलब प्लेस छोटा होगा, तो तुम निकल नहीं पाओगे। तो तुम्हें क्या क्या करना होगा, पहले ये एलिमेंट निकालना होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और जब तुम स्टोर कर रहे हो स्टैक में, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टोर किया, और जो लास्ट एलिमेंट स्टोर किया, अगर स्टैक से किसी को निकलना है तो तुम्हें पहले लास्ट एलिमेंट को ही निकलना है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है स्टैक में। क्लियर, हाँ या ना। हाँ सीपीयू भैया। में ये मेमोरी मैनेज होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बोलती है, ठीक है। तो स्टैक का जो मेमोरी होता है वो तुम्हारा सीपीयू से मैनेज होता है, ठीक है। सब वेरिएबल्स स्टैक में रहता है, ठीक है। स्टैक स्टैक का एक लिमिट होता है। स्टैक ऐसा नहीं कि लिमिटलेस मेमोरी है, जितना चाहे स्टोर करो, ऐसा नहीं होता है स्टैक, ओके। और तुम्हारा हीप में क्या होता है, हीप में तुम्हारा हीप मेमोरी जो होता है वो तुम्हारा प्रोग्रामर को, जो प्रोग्रामर कोड लिख रहा है उसके द्वारा मैनेज्ड मेमोरी होता है, ठीक है। ये अगर इसको अगर हम लोग मॉडिफाई भी कर देंगे हीप को ठीक ठाक तरीके से, तो ये बाउंडलेस हो सकता है, मतलब जितना चाहे हम लोग एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ भैया। सी में क्या होता है, जो सी में जो मेमोरी हम लोग हीप में स्टोर करते हैं वो मैलोक फंक्शन की यूज करके करते हैं, ठीक है। और हीप बहुत बड़ा मेमोरी स्टोर करता है, और हीप को एक्सेस करने के लिए हम लोग को पॉइंटर चाहिए। पॉइंटर के बिना हम लोग हीप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों पॉइंटर चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मेमोरी हम लोग मैलोक कैलोक से एलोकेट करेंगे उसका कोई नाम नहीं होता वेरिएबल का। अगर नाम नहीं हुआ तो एक ही तरीका हुआ उसका एड्रेस से एक्सेस करना, और एड्रेस से एक्सेस करने का तरीका तुम्हारे पास एक ही है, वो है तुम्हारा पॉइंटर। क्लियर, हाँ या हाँ ना। भैया। हाँ भैया। हाँ या ना, ठीक है। अब देखो, जो बोल रहे थे, ये दूसरा टॉपिक में चला गए थे हम लोग। अब देखो कि जो तुम्हारा अभी तक हम लोगों ने क्या बोला, मैलोक करा, ठीक है। मैलोक के अंदर मैलोक का कोड देख लेते हैं, ठीक है। सोच लो, इसको मिटा देते हैं। मैलोक में क्या होगा, एक मैलोक का कोड देखते हैं, मतलब डायनेमिकली मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे कोड की हेल्प से, देख लेते हैं। include stdio.h, ओके। उसके बाद include stdlib.h, ओके। उसके बाद int main, ओके। फिर से टाइम खत्म हो गया, ठीक है। फिर से ज्वाइन करना इसीलिए, ठीक है। int main, उसके बाद int p, एक पॉइंटर लिया, उसके बाद n लिया, उसके बाद i लिया। पॉइंटर से ही हम लोग को काम चलाना है, जितना भी काम करना है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन में सब हमको पॉइंटर की हेल्प से ही करना है। अब देखो कि प्रिंटफ, प्रिंटफ उसके अंदर क्या करेंगे, एंटर द नंबर्स ऑफ इंटीजर्स टू बी
allocated. Okay, enter the number of the integers to be allocated. अब देखो e and f इनपुट ले लेते हैं उधर से परसेंटेज d और m%n. ओके, ये हुआ. अब देखो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं. p इज इक्वल टू पॉइंटर p लिया था हम लोगों ने, p एक बोला था पॉइंटर लेना है. उसके बाद किस टाइप का मेमोरी हम लोग को एलोकेट करना है, इंटीजर टाइप का, मतलब किस टाइप में रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का. उसके बाद मैलोक लगाते हैं, MALLOC मैलोक. उसके बाद क्या n कितना साइज चाहिए, n इनटू क्या करेंगे साइज ऑफ लगा देंगे. किस टाइप का साइज चाहिए, इंटीजर, मतलब 4 बाइट करके इंटीजर लिख दिया. ओके, अब देखो, अब हम लोग को एक कंडीशन बोला था हम लोगों ने लगाने के लिए कि इफ p इज इक्वल टू तुम्हारा नल हुआ तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे कि printf memory is not available. ठीक है, मेमोरी इज नॉट अवेलेबल. ओके, क्लियर, स्लैश n लगा देते हैं और उसके बाद प्रोग्राम खत्म कर देंगे एग्जिट 1. ठीक है, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा चीज है. एग्जिट 1 इतना काम पे लगता है एग्जिट करने के लिए. प्रोग्राम से आप लोग एग्जिट कर गया. उसके बाद देखो एक लूप चलाते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0. ओके, i लेस देन n और उसके बाद i प्लस प्लस. ओके, अब देखो कि अब हम लोग को इंटीजर इनपुट लेना है. कितना इंटीजर चाहिए वो इनपुट लिया था. कौन सा इंटीजर चाहिए वो हमको इनपुट लेना है. printf enter an integer. ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, स्कैनफ करके इनपुट ले लेंगे उधर से. स्कैनफ परसेंटेज d और इनपुट लेना है p प्लस i. ओके, p प्लस i करके इनपुट ले लिया. अब हम लोग को क्या करना है, जितना भी इनपुट लिया उसको हम लोग को प्रिंट करना है. फॉर i इज इक्वल टू 0, साइज क्या है i लेस देन n मेमोरी एलोकेशन का, और i प्लस प्लस, और इधर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे printf उसके बाद परसेंटेज d स्लैश t. और कैसे एक्सेस करेंगे, जो एड्रेस है उसमें डीरेफरेंस कर लेंगे. ठीक है, पॉइंटर को डीरेफरेंस करने के बाद पॉइंटर में जो उस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको वो हम लोग को मिल जाता है, तो डीरेफरेंस कर लिया. ठीक है, p प्लस i. ओके, अब देखो इसको करते हैं तुम्हारा, हाँ, और एक काम है कि रिटर्न 0 कर लेते हैं. इंट में लिया था रिटर्न 0. ओके, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं. कुछ गलत हुआ क्या, कुछ गलत हुआ. 1D रिटर्न p. अच्छा, स्कैनर, अच्छा स्कैनर इंटर द नंबर ऑफ द इंटीजर्स टू बी एलोकेटेड. सोच लो 5 इंटीजर एलोकेट करेंगे. उसके बाद इंटीजर 1 2 3 4 5. ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये हमसे मांगा कि ये देखो इंटीजर नंबर टू बी एलोकेटेड, ये क्या मांगा कि इतना इंटीजर मतलब एलिमेंट तुम इनपुट लेना चाहते हो. हम लोगों ने लिखा 5. उसके बाद वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया. इधर हम लोगों ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया. देखे हो, एग्जीक्यूशन टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं कि कितना चाहिए हम लोगों को. स्टैटिक मेमोरी में हम लोग ऐसे कर नहीं सकते थे. ठीक है, इंटर एंड इंटीजर किया मतलब उसके बाद 5 लिया तो इधर 5 हो जाएगा. इनके बदले में 5 साइज का एक डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा कि हर एक इंटीजर हम लोग इधर से इनपुट ले रहे हैं, तो 5 इनपुट लिया, उसके बाद जितना भी एलिमेंट इनपुट लिया उस सारे को प्रिंट कर. क्लियर आया ना. इसी तरीके से मैलोक काम करता है. क्लियर है? हाँ भैया.
ये है कोड, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ भैया ले ली। ठीक है, अब देखो जब खत्म होगा तो इसी में इसी आईडी पे ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ भैया। तो अभी हम लोगों ने मैलोक पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलोक। ये क्या चीज है, कैलोक, उसके बाद कैलोक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैलोक क्या चीज है, कैलोक भी तुम्हारा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो है तुम्हारा void कैलोक, ठीक है। उसके बाद साइज टी और साइज टी एन एंड साइज टी साइज, ये है void कैलोक का सिंटैक्स, ठीक है। ये है कैलोक का सिंटैक्स। मतलब क्या होता है कि कैलोक क्या करता है, कैलोक तुम्हारा मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट तुम्हें स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द मैलोक, मतलब मैलोक के साथ इसका लगभग सिमिलर ही है, लेकिन दो डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि कैलोक का काम क्या है, कैलोक मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट स्टोर करने में हेल्प करता है, और मैलोक के साथ ये लगभग सिमिलर ही है, लेकिन दो डिफरेंस है। तो द फर्स्ट डिफरेंस इज इट टेक्स टू आर्गुमेंट्स, और मैलोक एक आर्गुमेंट लेता था, और कैलोक क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है। मतलब क्या कि जो पहला आर्गुमेंट है, देखो इधर दो आर्गुमेंट लिया, और मैलोक क्या करता था, मैलोक बस एक ही आर्गुमेंट लेता था, साइज टी करके साइज लेता था, याद है ना। मैलोक क्या करता था, मैलोक ये करता था ना, मैलोक साइज टी करके साइज लेता था, और इधर हम लोगों ने दो आर्गुमेंट लिया, दिख रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, हेलो, हाँ या ना बोलो। हाँ भैया देख रहे हैं। ठीक, अब देखो कि तो ये पहला आर्गुमेंट क्या काम करता है, पहला आर्गुमेंट काम करता है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स का मेमोरी तुमको एलोकेट करना है, ये काम करता है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स का मेमोरी तुम्हें एलोकेट करना है। और दूसरा साइज का ये दूसरा आर्गुमेंट है, ये काम क्या करता है, ये करता है कि ईच ब्लॉक के लिए कितना साइज चाहिए। सोच लो 5 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट और ईच इंटीजर तो एक एक के लिए 4 चाहिए, 4 बाइट, यही काम करता है, ठीक है। क्लियर, मतलब क्या होता है कि अगर सोचो कैलोक में ऐसे लिखा जाता है, कैलोक कि देखो कि ptr इज इक्वल टू इंट स्टार्ट इंटीजर टाइप का, लगभग मैलोक के साथ सेम ही है कैलोक, और इधर क्या होगा, हाँ 5, ये कुछ नहीं है, हाँ 5, और उसके बाद साइज ऑफ इंटीजर। और मैलोक में क्या होता था, इधर 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर होता था मैलोक, हाँ या ना। और इधर एक हम लोग कोमा लगा के दो आर्गुमेंट ले रहे हैं, क्लियर, हाँ या ना। यही डिफरेंस है, पहला जो डिफरेंस है वो है यही, ठीक है। क्लियर, मैलोक में क्या होता था कि 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, हाँ या ना। मतलब जो मेमोरी हम लोग को चाहिए वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता था मैलोक में, हाँ या ना। अगर हाँ भैया। इंटीजर साइज का है तो 20 चाहिए हमको, 20 बाइट चाहिए टोटल। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉमा लगा के बस बोल देते हैं कि इंटीजर साइज का चाहिए और 5 चाहिए, कैलकुलेशन भाई तुम खुद कर लो, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता, इसलिए हम लोग बोले कि कैलोक भाई तुम खुद कैलकुलेशन कर लो। क्लियर, अभी फिर से ज्वाइन करो सब इसी मीटिंग आईडी पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चला मत जाना, इसी मीटिंग आईडी पे फिर से ज्वाइन करो।